Bismillahirrahmanirrahim. I'm Fareen Ashraf under roll number 46 and the topic I'm going to present is fluorescence. So fluorescence is basically a light emitting phenomena. अब लाइट एमिट कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं उनके ऊपर हम उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें हम एनर्जाइज करते हैं, तो जब वो एनर्जी गेन करके अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वहाँ से वापस आते हुए किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है, रेडिएशन है, वो एमिट करते हैं। और वो जो रेडिएशन जो है वो जिस भी वेवलेंथ की हो वो पार्टिकुलर लाइट हमारे पास शो करती है। अगर वो विजिबल रीजन में हो तो हमें कलर नजर आता है, अगर वो विजिबल रीजन में ना हो तो हमें वो नजर नहीं आती। लाइक हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करते हैं या फिर प्लैटिनम वायर को या फिर कार्बन फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं या फिर बाय फ्लेम से हीट करें। इस तरह की जो हीटिंग हमारे पास होगी उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कि इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब इनकैंडेसेंट लाइट के अलावा हमारे पास और भी तरह की लाइट्स होती हैं। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। इनकैंडेसेंट लाइट क्या होती है? जब भी हमारे पास लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, मतलब हमने अपने सिस्टम को हीट किया और हीट करने की वजह से जो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हुई है उसे हम कहते हैं कि वो इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट है। सो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, इसे हम कहेंगे इनकैंडेसेंट लाइट। अब लुमिसेंस क्या है? हमारे पास लाइट एनर्जी जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो ड्यू टू एनी कॉज अदर देन टेम्परेचर। मतलब इनकैंडेसेंट में हमने क्या किया था, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की थी सिस्टम के अंदर, लेकिन लुमिसेंस के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होगी उसका कॉज हीटिंग नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी फैक्टर हो सकता है। सो द एमिशन ऑफ विजिबल रेडिएशन ड्यू टू सम कॉज अदर देन टेम्परेचर, लुमिसेंस हमारे पास ये है। अब क्योंकि लुमिसेंस के अंदर हम टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कर रहे, इसलिए जो हमारे पास लाइट एमिट होती है इसकी वजह से उसे हम कहते हैं कि वो कोल्ड लाइट है। अब लाइट एमिशन के फिनोमेना को हम ब्रॉडली पढ़ चुके हैं कि ये दो तरह के हैं, फर्स्ट एक लुमिसेंस और एक इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट। इनकैंडेसेंट को हमने पढ़ लिया कि ड्यू टू सम थर्मल एनर्जी, और लुमिसेंस जो कि थर्मल एनर्जी यहाँ जहाँ पे नहीं दी जाएगी कुछ और फैक्टर्स होंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले केमिलुमिसेंस। अगर हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन सम स्पीशीज तो ये क्या होगा? हमारे पास केमिलुमिसेंस। सेकंड कैथोडोलुमिसेंस, इसके अंदर क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और उस वजह से जो हमारे पास लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैथोडोलुमिसेंस के अंदर आती है। इलेक्ट्रोलुमिसेंस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम के अंदर और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे इलेक्ट्रोलुमिसेंस कहते हैं। एंड फाइनली फोटोलुमिसेंस। फोटोलुमिसेंस जो है वो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। फोटोलुमिसेंस की आगे दो, फोटोलुमिसेंस बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि फोटो मींस लाइट एंड लुमिसेंस मीन लाइट एमिशन। फोटो इसका मतलब ये है कि जो फोटोलुमिसेंस के अंदर जो लाइट एमिशन का फिनोमेना होगा वो बेसिकली फोटॉन्स की वजह से होगा। जो लाइट है बेसिकली वो ही लाइट एमिट करने का कॉज बनेगी। इसकी दो कैटेगरीज है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। जो फ्लोरेसेंस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, फॉस्फोरेसेंस के बारे में मेरी एक फेलो है वो आपको फर्दर बताएंगी। इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है वो ये है कि फ्लोरेसेंस जो है एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे अपने फ्लोरेसेंस सब्सटेंस के ऊपर और जैसे ही हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे फ्लोरेसेंस मटेरियल जो है वो लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट को कट करेंगे जो फ्लोरेसेंस है, जो लाइट एमिशन का फिनोमेना है वो भी कट ऑफ हो जाएगा। ये फ्लोरेसेंस है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के अंदर हम अपने इंसिडेंट लाइट सोर्स को कट कर दें उसके भी कुछ सेकंड्स तक जो है लाइट एमिट होती रहती है। तो ये इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। जो बाकी डिफरेंस है वो आपको आमना बताएंगी। So fluorescence क्या है? When a beam of light is incident on a certain substance, it emit visible light के radiation और stop emitting light when the incident light is cut off. इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने अपने मटेरियल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया और लाइट इंसिडेंट होने की वजह से वहाँ से रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट हो गई और जैसे ही हमने लाइट सोर्स को कट किया जो सब्सटेंस था उसने भी लाइट इमिट करना स्टॉप कर दी। इस फिनोमेना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्लोरेसेंस के फिनोमेना को शो करते हैं उन्हें हम फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। So the substances which emit radiation during the action of stimulating light only are called fluorescent substances. अब नॉर्मल एक्साइटेशन क्या होती है? हमारे पास सब्सटेंस क्या होगा? वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लाइक ये हमारे पास एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है जबकि अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है। जब भी हम इसके ऊपर फोटोन डालेंगे जो कि एक सफिशिएंट एनर्जी का होगा तो ये क्या करेगा? फोटोन लाइट एब्जॉर्ब करेगा और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन
अगर हम लाइट जो उसके ऊपर डाल रहे हैं वो इतनी नहीं है कि वो उसकी एक्साइटेशन करवा सके, तो क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आने की कोशिश करेगा तो वो लाइट को पैकेट्स की फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज करना स्टार्ट करेगा, लाइक दिस। ये अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, लाइट एमिट करेगा, पहले अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा और कुछ लाइट एमिट करेगा, फिर अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और फिर कुछ लाइट एमिट करेगा। तो इस तरह जो है हमारे पास फ्लोरेसेंस होती है। और ये जो एक्स स्टार स्टार है, ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड एक्स बार। मतलब ये जो एक्स है ये ग्राउंड स्टेट है, ये जो एक्स स्टार है ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये जो एक्स स्टार स्टार है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, जो कि इन दोनों लेवल्स के बीच में रिजाइड कर रही है। और ये जो इमिटेड रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो ये वी बार है और ये वी बार बार है, ये क्या है, ये दो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हैं जो कि इमिट हो रही हैं, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन। जो कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन को जो लाइट हमने इंसिडेंट की थी, ये जो दो फ्रीक्वेंसीज यहाँ से इमिट हो रही हैं, वी प्राइम और वी प्राइम प्राइम, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इससे डिफरेंट होंगी। फ्लोरेसेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरेसेंस जो है एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। ये स्टार्ट ऐसे ही होगा जैसे हमने लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट किया, और स्टॉप भी उसी वक्त हो जाएगा जब हमने वहाँ उस सिस्टम से लाइट को कट ऑफ कर दिया। फ्लोरेसेंस जो है हमारे पास वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ट्रिगर होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रा डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेशन। फ्लोरेसेंस के थ्रू हमारे पास लाइन, बैंड, कंटिन्यूस तीनों तरह के स्पेक्ट्रास ऑब्टेन हो जाते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास क्या एग्रीगेशन क्या है सब्सटेंस की। फ्लोरेसेंस जो है तीनों तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो शो कर सकती हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लेकिन जो गैसेस हैं वो बेसिकली लो प्रेशर के ऊपर फ्लोरेसेंस शो करती हैं। कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ऑब्वियसली वो डिफरेंट तरह की लाइट वेवलेंथ्स के साथ फ्लोरेसेंस शो करेंगे। लाइक हमारे पास फ्लोरस्पार है, वो ब्लू लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करता है। क्लोरोफिल है, वो रेड लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करता है। एंड यूरेनियम ग्लास है, वो ग्रीन लाइट के साथ फ्लोरेसेंस शो करता है। फ्लोरेसेंस लाइट जब भी किसी सोल्यूशन से पास करती है तो ये पोलराइज हो जाती है, और ये जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है उस फ्लोरेसेंस लाइट की, वो डिपेंड करती है हमारे पास जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया उसकी कंसंट्रेशन क्या थी। Then according to Stokes law, during fluorescence, light is absorbed at a certain wavelength and is emitted at a greater wavelength. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्लोरेसेंस के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो भी हमने लाइट इंसिडेंट की है वो लाइट एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जो लाइट अब इमिट होगी उस इमिटेड रेडिएशन में से कुछ पार्ट ऑफ जो लाइट है वो तो एज फ्लोरेसेंस एमिट हो जाएगी, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा वो वहां पे इमिट होगा। अब चूंकि एनर्जी जो है थोड़ी बहुत फ्लोरेसेंस के अंदर लग गई है, तो अब एनर्जी कम हो जाएगी जो एमिटेड रेडिएशन की होगी, और जब एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी कम हो जाएगी तो जो वेवलेंथ होगी उस लाइट की वो ज्यादा हो जाएगी। सो ड्यूरिंग फ्लोरेसेंस लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एट अ सर्टेन वेवलेंथ एंड इज एमिटेड एट अ ग्रेटर वेवलेंथ। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक्सटेंट ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड करते हैं दो चीज़ों के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस तरह का दिया हुआ है हमने, और कुछ आइंस जो कि सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, जैसे कि थायोसाइनाइड आइन, ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन, ये ऐसे आइंस हैं जो कि फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को कम कर देते हैं। और ये जो फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को कम करने वाला फिनोमेना है इसे हम क्वेंचिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये जो तीन आइंस हैं ये बेसिकली क्या है, इसके अलावा और भी हैं, आगे देखेंगे हम उनको, कि जो आइंस है ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन और थायोसाइनाइड आइन, ये क्वेंचिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब फ्लोरेसेंस को इनहिबिट कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं इफेक्ट फ्लोरेसेंस का। फ्लोरेसेंस कैन बी रिगार्डेड एज सेकेंडरी इफेक्ट। क्यों फ्लोरेसेंस को सेकेंडरी इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले फ्लोरेसेंस से पहले भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। प्राइमरी प्रोसेस इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फ्लोरेसेंस सब्सटेंस जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो प्राइमरी प्रोसेस होगा, और जब फ्लोरेसेंस सब्सटेंस लाइट एमिट करेगा तो वो सेकेंडरी इफेक्ट होगा, इसलिए जो फ्लोरेसेंस है उसको हम सेकेंडरी इफेक्ट भी कहते हैं। देन क्वांटम यील्ड जो फ्लोरेसेंस की है वो गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लुमिनेसेंट रेडिएशन टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टिमुलेटिंग लाइट ऑफ अ फिक्स वेवलेंथ। एक फिक्स वेवलेंथ तक क्या होगी, जो फ्लोरेसेंस होगी वो इंक्रीज करेगी, लैम्डा वैक्स लाइक। जो फ्लोरेसेंस है वो एक फिक्स वेवलेंथ तक इंक्रीज करेगी, फिर जब हम उस लैम्डा मैक्स के आगे बियॉन्ड जब हम उसको वेवलेंथ प्रोवाइड करेंगे तो फ्लोरेसेंस वहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि कम होना शुरू हो जाएगी, रास्ता आहिस्ता आता जाते हुए बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब फ्लोरेसेंस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और हर तरह का कंपाउंड फ्लोरेसेंस शो नहीं कर सकता, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लोरेसेंस शो करते हैं। सो फ्लोरेसेंस इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन दोज कंपाउंड जिनका एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि इस तरह के कंपाउंड्स को हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर,
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये फ्लोरोफोर, इनको हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास फ्लोरेसेंस शो करते हैं। दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच शो फ्लोरेसेंस, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं, एनालॉगस विद द क्रोमोफोर्स। अब फ्लोरोक्रोम्स क्या है? जिस तरह हमारे पास ऑक्सोफोर, जिस तरह हमारे पास लाइक हम जैसे यूवी विजिबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन है उनको इन्हेंस करते हैं। इसी तरह जो फ्लोरेसेंस को, फ्लोरोफोर्स की जो एक्टिविटी है उनको इन्हेंस करने के लिए भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कि फ्लोरोक्रोम्स है। सो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि इन्हेंस करते हैं फ्लोरेसेंस को, इनको हम कहते हैं कि ये फ्लोरोक्रोम्स है। एंड दीज आर हाइड्रोक्सिल, मिथाइल और अमाइनो ग्रुप। ये वो कंपाउंड है जो कि फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को इनहेंस कर देते हैं। जिस तरह कुछ कंपाउंड है वो फ्लोरेसेंस के ग्रुप, फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को इनहेंस कर देते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। और इस डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि क्वेंचिंग इफेक्ट है। और ये कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो थायोसाइनाइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, आयोडाइड आइन है, इसके अलावा कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक, एससीएन, थायोसाइनाइड और ब्रोमीन एंड क्लोरीन आइंस। अब ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस के ग्रुप, फ्लोरेसेंस के इफेक्ट को थोड़ा इनहिबिट कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। और इस सप्रेसिंग ऑफ फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि क्वेंचिंग इफेक्ट है। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस की। तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस के अंदर जो क्लोरोफिल है वो फ्लोरेसेंस शो करता है। When leaves are strongly illuminated in the presence of oxygen, they emit fluorescence light whose intensity changes with the time of irradiation. नेचुरल जो कंपाउंड है हमारे पास उसके अंदर क्लोरोफिल शो करता है एंड इसकी जो लाइक फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है वो टाइम ऑफ रेडिएशन के साथ साथ कम होती रहती है। पेट्रोलियम, वेपर्स ऑफ सोडियम, आयोडीन, एसीटोन एंड हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन फाउंड टू फ्लोरेस इन अल्ट्रावायलेट लाइट। जैसे कि एसीटोन है वो एब्जॉर्ब करता है 2700 एंगस्ट्रॉम में और एमिट ब्लू लाइट करता है कोरस्पॉन्डिंग टू द कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि एसीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्लोरेसेंस शो करते हैं। फ्लोरेसिन शो करता है, नैफ्थलीन शो करता है फ्लोरेसेंस, एजोफिनेंथ्रीन एंड विटामिन ए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक फ्लोरेसेंस सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? दीज आर फ्लोराइड, यूरेनियम, रेयर अर्थ मेटल्स कुछ, एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड। अब नाइट्रोजन पेरोक्साइड किस तरह फ्लोरेसेंस शो करता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड की जो फ्लोरेसेंस है वो ब्लू लाइट की प्रेजेंस में इंटेंस किस्म की होती है, बहुत ज्यादा फ्लोरेसेंस शो करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इसकी, जब ये जो ब्लू लाइट से वॉयलेट लाइट की तरफ हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है तो जो फ्लोरेसेंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जब हम 3650 एंगस्ट्रॉम से नीचे लेके जाते हैं अपनी वेवलेंथ को, तो तब जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का फ्लोरेसेंस इफेक्ट है वो बिल्कुल वैनिश हो जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्टूडेंट को होस्ट बनाए प्लीज। नेक्स्ट स्टूडेंट को होस्ट बनाए। नेक्स्ट स्टूडेंट जिनका फॉस्फोरेसेंस वाला टॉपिक है ना, उनका नेट का इशू है। प्रेम, आप मुझे ईमेल कर दीजिए प्रेजेंटेशन। यस सर। आप मुझे ये पीपीटी कनेक्शन अनस्टेबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ईमेल क्लियर। मैं कह रहा हूँ ये मुझे ईमेल कर दीजिए पीपीटी जो है, रिकॉर्डिंग नहीं, ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई ईमेल करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सुन रही हैं? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर दें। जी सर ठीक है, मैं आपको कर देती हूँ। जी ठीक है सर। रिकॉर्डिंग नहीं, प्रेजेंटेशन। जी जी सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट स्टूडेंट को होस्ट बनाए जो भी है। नेक्स्ट कौन है? सर नेक्स्ट जो है वो आमना ने देनी थी, बट उसका नेट का इशू है, उसका फॉस्फोरेसेंस वाला टॉपिक है, तो उससे नेक्स्ट मेरी है। फिर मैं आपको बना दूं मानूर? जी आप मुझे बना दें। मानूर मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास?
क्लास आपको जी, स्क्रीन हो रही शो है हो रही है? हो रही है हो रही है हो रही है। Assalamu alaikum class. My name is Mahanur and my topic of presentation is theories of fluorescence and phosphorescence. हम पढ़ेंगे कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के जरा जो स्लाइड फिनोमेना शो होता मोड है। पे लेके जाएं, स्लाइड शो मोड पे लेके जाएं। ओके, साथ वाला है। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस जो हैं, these both are types of luminescence. फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस जो है वो ल्यूमिनेसेंस के टाइप्स हैं। ल्यूमिनेसेंस क्या होती है? ल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है और वापस जब उसकी डी एक्साइटेशन हुई है तो उसके रिजल्ट में उसने रेडिएशन या लाइट इमिट किया, इसको हम ल्यूमिनेसेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये ल्यूमिनेसेंस जो है ये फ्लोरेसेंस भी हो सकती है और फॉस्फोरेसेंस भी हो सकती है। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्लोरेसेंस जो है उसमें रिलैक्सेशन होती है या डी एक्साइटेशन होती है फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टुवर्ड्स सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। और फॉस्फोरेसेंस जो है उसमें रिलैक्सेशन होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स हैं इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हमने डेफिनेशन को देख लिया। वैसे फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस जनरली हम ये कहते हैं कि फ्लोरेसेंस में जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई और उसके बाद इंस्टेंटेनियस या स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन इमिट हो गई। और फॉस्फोरेसेंस में डिलेड एमिशन होती है, यानी कि नहीं होती, इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू एमिट। ऐसा क्यों होता है, अब हम इस डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस वो डी एक्साइट हुआ तो उसने रेडिएशन इमिट की, इसको हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया उसके बाद वो एक और स्टेट में पहले ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद उसने डी एक्साइटेशन हुई तो उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। तो फ्लोरेसेंस के केस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और फौरन जो है वो आपको के फोटोन को इमिट कर रहा है, तो इस केस में स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली एमिशन होगी। बट फॉस्फोरेसेंस के केस में पहले वो एक्साइटेड स्टेट में गया, उसके बाद वो एक और स्टेट में गया, ठीक है, और उसके बाद उसकी एमिशन होगी। हम जनरली जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और वो दुकान पे जा रहा है, उसने वहां से चीज लेकर आनी है, तो वो गया और वापस वो ले आया, जैसे फ्लोरेसेंस है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के केस में पहले वो गया है, वापसी पे वो कहीं पर रुका है और फिर वापस घर आया है, तो फिर उसमें उसको टाइम लगेगा। तो हम इसी इसको जनरली देख रहे हैं कि फ्लोरेसेंस के केस में जो है पहले एक्साइटेशन हुई, डी एक्साइटेशन के बाद एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। फॉस्फोरेसेंस के केस में एक्साइटेशन हुई, उसके बाद वो एक और स्टेट में ट्रांसफर हुआ और उसके बाद फिर जो है एमिशन हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट्स की बात है, सिंगलेट डबलेट या ट्रिपलेट स्टेट्स की बात है, तो उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पिन स्टेट्स को समझना जरूरी है, तब हम आगे जाके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस को देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट्स को अगर हमने समझना है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, उसके जो रूल्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हम हर्ट्ज रूल्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। हर्ट्ज रूल में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्बिटल्स हों और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हों, तो बजाय ये कि दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में एक ही ऑर्बिटल में फिल करें, हम उनको पहले अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करते हैं। ठीक है, ये हर्ट्ज रूल है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वो ऑर्बिटल में है तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में है, उसमें एक ही दूसरे ऑर्बिटल में है, मतलब उसी ऑर्बिटल में भी है और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन भी सेम है। इट मींस कि वो एक ही शेल में है, पी ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल के पी एक्स में है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सारे तीनों क्वांटम नंबर सेम है, तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, यानी उनका फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो ऑपोजिट होगा। तो इट मींस इसका मतलब ये है कि जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग होती है। अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और हमने ये 3p ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, px, py और pz। तो पहले हम
हंस रूल के मुताबिक पहले उनको हम अनपेड फिल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले ही स्टार्ट में एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लेस किया दूसरा इधर, हमने वो अनपेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और उसके बाद हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की। और ये जो हंस रूल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, इसका भी एक बैकग्राउंड है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हम अनपेड पहले फिल करते हैं और फिर अगर हम पेड में फिल करते हैं तो ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करते हैं। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं बैकग्राउंड, वो ये कि अभी हम मल्टीप्लिसिटी वाला फैक्टर डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो जब हम इसको अनपेड फिल करते हैं ना तो मल्टीप्लिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एवरी सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज इट मल्टीप्लिसिटी, ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है, ज्यादा ओरिएंटेशन होती है, ज्यादा स्टेबल होता है सिस्टम। और दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हम कर रहे हैं तो उनको कभी सेम स्पिन के साथ नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सी समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमने इस तरह से प्लेस किया है कि उसकी एक की नॉर्थ पोल ऊपर है, एक की साउथ पोल उसकी नीचे है, और हमने दूसरे वाला भी प्लेस कर दिया, उसकी भी नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो आपस में रिपल्शन होगी। तो हम उसकी स्पिन ऑपोजिट करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट करके रखें और ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो हम इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 2s+1। 2s+1, इसमें जो s है ना वो नेट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट स्पिन है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आ जाएगी। यूजुअली जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो जब वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हो तो उनकी हम वैल्यू जो है वो s की +1/2 देते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हो तो उसकी -1/2 लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिसिटी के बेस पे हम देखते हैं कि इन केस कि हमारी स्पिन जो है वो 0 आ रही है, स्पिन की वैल्यू 0 आ रही है। अब आप खुद सोचिए स्पिन की वैल्यू कब 0 आएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हो कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो +1/2 हो और दूसरे की स्पिन -1/2, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास नेट स्पिन जो है वो 0 बनेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड फॉर्म में होंगी तो उनकी नेट स्पिन 0 बनेगी, तो उनकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आएगी? वो 1 आएगी। 2 × 0 0 +1 1 आई। तो हम इसको कहेंगे कि ये सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है, तो सिंगलेट स्टेट के लिए हमने इसको सिंगलेट स्टेट में कब कहा? जब इसका नेट स्पिन 0 था और हमने इसकी मल्टीप्लिसिटी वाले वैल्यू में उसकी 0 को पुट किया, नेट स्पिन को 1 मिनट सॉरी नेट स्पिन को पुट किया तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। और अगर हमारे पास नेट स्पिन 1/2 आ रहा है, नेट स्पिन हमारे पास कब 1/2 आएगा? इट मींस जब हमारे पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया तब हमारे पास नेट स्पिन जो है वो प्लस आएगा। तो उस केस में जब हम मल्टीप्लिसिटी वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, तो हम कहेंगे कि वो डबलेट स्टेट में है। ठीक है, अभी हम इसको मजीद देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बस आपने ये देख लेना है कि जो डबलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स आई हैं, ये मल्टीप्लिसिटी वाले वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू हमने ये वैल्यूज फाइंड की हैं और हमने नेट स्पिन के थ्रू ये वैल्यूज फाइंड की हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास नेट स्पिन 1 आ रही है, नेट स्पिन 1 कब आएगी? जब ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन की एक की भी +1/2 हो और दूसरे की भी +1/2 हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही ऑर्बिटल में वो दोनों पेयर्ड फॉर्म में हो तो उनकी स्पिन जो है वो सेम हो। तो ये वाला केस कब अराइज करेगा अभी हम इसको देखेंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो आपको के नेट स्पिन है वो 1 आएगी और हम उसको कहेंगे कि वो ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास यहां से आपने देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड फॉर्म में ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ग्राउंड स्टेट में है, इनकी ऑपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल इनकी स्पिन्स कर रही है, नेट स्पिन 0 आ रही है। मल्टीप्लिसिटी वाले में वैल्यू में पुट किया तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा है कि ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन की, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई तो एक्साइटेशन के बाद उसकी जो स्पिन यहां पर थी वो स्पिन वही रही, यानी कि इन दोनों की स्पिन्स ऑपोजिट ही रही। ठीक है, तो फिर भी जो नेट स्पिन है इस केस में वो 0 आई और हम उसको कहेंगे कि 1। बस इस केस में ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है, इस केस में ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है, ये दोनों आपको केसेस में ये सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट एंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। क्यों? क्योंकि इसकी एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसके साथ जो दूसरा था उसकी ऑपोजिट स्पिन थी, जब वो ऊपर गया तो उसकी स्पिन फ्लिप नहीं हुई, वही स्पिन रही और उनकी स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो +1/2 और -1/2 0 के इक्वल रहा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आई और हम इसको कह रहे हैं कि ये सिंगलेट स्टेट में है। ठीक है,
उसके बाद यही ग्राउंड सिंगलेट स्टेट जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन उसकी स्पिन फ्लिप कर गई, यानी कि उसकी स्पिन उससे ऑपोजिट होनी चाहिए थी, लेकिन वो फ्लिप करके दोनों की स्पिन सेम हो गई। तो इस केस में जब हम मल्टीप्लिसिटी वैल्यू में पुट करेंगे तो नेट स्पिन इसका 1 आएगा, और इसकी मल्टीप्लिसिटी हम देखेंगे तो ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट बनेगी, यानी ट्रिपलेट स्टेट जो है वो एक्साइटेड ही बनेगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो इन दोनों की स्पिन जो है वो सेम नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट को भी समझ लिया, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट को भी समझ लिया, और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट को भी समझ लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स हैं, इनके थ्रू ही हम फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस का फिनोमेना डिस्कस करेंगे और उन दोनों फिनोमेना में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि फ्लोरेसेंस के केस में एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आपको की रिलैक्सेशन होती है, और फास्फोरेसेंस के केस में एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। हमने अगर फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस का फिनोमेना समझना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझना जरूरी है। फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस का जो फिनोमेना है ना, वो हम जेबलॉन्स्की डायग्राम के थ्रू समझते हैं, लेकिन जेबलॉन्स्की डायग्राम पे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती क्या है। हम इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, वो फर्दर डिवाइड हुए होते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स में, और वाइब्रेशनल लेवल्स जो है वो फर्दर रोटेशनल लेवल्स में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में मजीद वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, और वाइब्रेशनल लेवल से आगे मजीद रोटेशनल लेवल्स। जो हम स्टार्ट में हमने जो पढ़ा है उसमें, जिसमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, उसमें माइक्रोवेव्स को जब हम इंसिडेंट करते हैं, लो एनर्जी रेडिएशंस हैं, तो उस केस में रोटेशनल आपको के रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और उसके बाद हमने जो उससे एनर्जेटिक रेडिएशंस ली, IR रेडिएशंस, जब हमने उनको इंसिडेंट किया तो उस केस में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हुई या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक लेकिन जो ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रही हैं या रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रही हैं, ये विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो रही हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में इलेक्ट्रॉन का जाना, या फिर वाइब्रेशनल या रोटेशनल लेवल ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल को ऑफ हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है इलेक्ट्रॉन का जाना। इट मींस, बस बात सिंपल सी ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है फर्दर उसको वाइब्रेशनल स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम जो है फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस का फिनोमेना तो है वो जेबलॉन्स्की डायग्राम से डिस्कस करते हैं। पहले हम डायग्राम को देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, फिर मजीद जो उसमें प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम से पहले हम इसको सिंपल सी डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। इसकी मजीद जो डिवीजन हुई है ना, ये वाइब्रेशनल लेवल्स में डिवीजन हुई है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के वाइब्रेशनल लेवल्स है। ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो पेयर्ड फॉर्म में है विद ऑपोजिट स्पिन। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आई, जो है 1 आई, तो हमने इसको कहा कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है। इसके ऊपर हमने फोटोन इंसिडेंट किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुआ। ठीक है, वो एक्साइट हुआ और वो अब आपको कि हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चला गया, बट उसकी स्पिन जो है वो सेम रही। तो ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट हुई, क्योंकि इन दोनों की स्पिन ऑपोजिट ही रहेगी। नेट स्पिन जो है वो 0 आएगी और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आएगी। तो वो एक्साइटेड आपको कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में उसकी एक्साइटेशन, जब उस इलेक्ट्रॉन की वापस डी एक्साइटेशन होगी और वो रेडिएशन को इमिट करेगा, इस प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, लेकिन उसकी स्पिन फ्लिप कर जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में सीधा चला जाए। ये जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। जो मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी तो वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट जो है ट्रिपलेट स्टेट में, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जा सकता, बल्कि फ्लोरेसेंस का फिनोमेना हमने देख लिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस उसने रेडिएशन इमिट नहीं की, यानी फ्लोरेसेंस नहीं हुआ, बल्कि वो इधर से एक और स्टेट जो है ट्रिपलेट स्टेट, जो ट्रिपलेट स्टेट है ना,
उसकी एनर्जी जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कम है। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में बस ये होता है कि सिंगलेट स्टेट से जब वो मूव करता है तो उसकी स्पिन ऑपोजिट हो जाती है, उसकी स्पिन फ्लिप हो जाती है, यानी उसकी मल्टी ओरिएंटेशन का, आपको ओरिएंटेशन इंक्रीज करने का चांस मिलता है। और ये जो स्टेट है ये स्टेबल है। अगर हम इस स्टेट के साथ इसको कंपेयर करें ना तो ये अनस्टेबल स्टेट है, फोरन फ्लोरेसेंस का फिनोमेना हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर प्रॉपर कंडीशंस होंगी जिसके अंदर फॉस्फोरेसेंस होगी, तो कुछ कंडीशंस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस स्टेट से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए बस ये है कि उसकी स्पिन चेंज हो गई। जब उसकी स्पिन चेंज हुई तो तभी उन दोनों की स्पिन सेम हो गई, उनकी नेट स्पिन जो है वो 1 आई और उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 आ गई, तो हमने उसको ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड, आपको सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस जब डी एक्साइटेशन हो तो वो फ्लोरेसेंस है, और अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस जब वो डी एक्साइट होगा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में तो वो फॉस्फोरेसेंस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने नहीं जाना, क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन फॉरबिडन है, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। इधर जो है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है, इधर 3 आ रही है। ठीक है, तो ये पहले इधर जाएगा, इधर से जो है ये इसकी स्पिन फ्लिप होगी और ये इस स्टेट में पहुंच जाएगा, और इस स्टेट के बाद ये वापस जब रेडिएशंस को इमिट करेगा तो हम इसको कहेंगे कि ये फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना है। तो हमें इस डायग्राम के थ्रू भी समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में उसने रेडिएशंस रिलीज की और वो फ्लोरेसेंस हो गई, और वो रैपिड फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि जो ट्रिपलेट स्टेट है ना, ये एज कंपेयर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो एज कंपेयर टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट स्टेबल है, इन दोनों को कंपैरिजन कर रही हूँ तो स्टेबल है, तो इट मींस इसमें स्टे करेगा। हम इसको मेटास्टेबल भी कह सकते हैं कि अनस्टेबल और स्टेबल के बीच में है। तो ये कुछ आपको के फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ पर स्टे करेगा, और उसके बाद वापस जब इसकी डी एक्साइटेशन होगी तो ये रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो इसको फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना हमने सिंपल डायग्राम से थोड़ा सा डिस्कस किया है। आगे हम जेबलॉन्स की डायग्राम देखेंगे जिसमें डिटेल से हम वो सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वापस उसके पास और कौन कौन से पाथवेज होते हैं डी एक्साइटेशन के, कि क्या वो डायरेक्ट इस स्टेट से इधर आ जाए, इधर से इधर जाए फिर नीचे आए, या फिर वो विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशंस नीचे गिर जाए। हम उसको जेबलॉन्स की डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। मानूर, आप नेक्स्ट जो अभी मीटिंग शुरू होगी ना, ये तो अभी खत्म होने वाली है, 2 मिनट रहते हैं, उसमें ये डिस्कस करें। ठीक है सर, दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पास करें, अभी पास करें,